जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में, जहां से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, जहां से हमें मध्यकाल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो जो साहित्य मध्यकाल में लिखे गए तथा जिनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के विषय में पता चलता है, उन साहित्यों को हम मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों की, तो मध्यकाल में कई सारे विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय के भारत के विषय में वर्णन किया, जहां से हमें मध्यकाल के भारत के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम भवन, मस्जिद, मंदिर तथा मकबरों इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, जहां से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इन तीनों स्रोतों की, तो इन तीनों स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है वह है साहित्यिक स्रोत। इन तीनों स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है वह साहित्यिक स्रोत है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी अदर जीएस आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन एग्जामों में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे वह मध्यकालीन साहित्य से हो, या फिर प्राचीन साहित्य से हो, या फिर आधुनिक साहित्य से हो। अभी हाल में झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यह जो चैप्टर है वह आंकड़ों पर आधारित चैप्टर है, यानी कि डेटा बेसिस चैप्टर है। इस चैप्टर में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सिर्फ याद करने वाला चीज है, सिर्फ याद करने वाले तथ्य हैं। इसमें कहानियों जैसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से यह चैप्टर पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़ा नीरस है, थोड़ा उबाऊ है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है साहित्यिक स्रोत, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला सल्तनत कालीन साहित्य और दूसरा मुगल कालीन साहित्य। अगर हम बात करें सल्तनत कालीन साहित्यों की, तो जो साहित्य 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य लिखे गए वह साहित्य हमें मुख्य रूप से सल्तनत काल के विषय में, अर्थात दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। और जो साहित्य 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य में लिखे गए हैं, वह साहित्य मुख्य रूप से मुगल काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जो साहित्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य में लिखे गए हैं, वह साहित्य मुख्य रूप से मुगल काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से सल्तनत कालीन साहित्यों की चर्चा करेंगे, फिर मुगल कालीन साहित्यों की चर्चा करेंगे, और इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे और बाद में पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। अगर हम बात करें सल्तनत कालीन साहित्यों की, तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, फिर आगे साहित्यों की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड है वह है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, और इस अवधि के दरमियान दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश
और चौथा सैयद वंश तथा पांचवा लोदी वंश। और इन 5 राजवंशों में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का जो रिकॉर्ड है वह है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का दिल्ली की गद्दी पर जो शासन करने का रिकॉर्ड है वह 94 वर्ष है। और सबसे कम जिस राजवंश ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया उस राजवंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। और सल्तनत कालीन साहित्य हमें इन्हीं कालखंडों के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें सल्तनत कालीन साहित्यों की, तो सल्तनत काल में कई सारे साहित्य लिखे गए, जैसे कि किताबुल हिंद हो गया, किताबुल रहला हो गया, तबकात ए नासरी है, किताबुल यामिनी है, ताज उल मासिर है, तारीख ए फिरोज शाही है, तारीख ए मुबारक शाही है, फुतुहात ए फिरोज शाही है, फतवा ए जहांदारी है, तारीख ए शाही है, जैनुल अखबार है, खजाइन उल फुतू है, तुगलकनामा है। ये तमाम सारे साहित्य सल्तनत काल में लिखे गए हैं, जो हमें सल्तनत काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें पहला साहित्य की, तो पहला साहित्य है हमारा किताबुल हिंद। और इसी साहित्य को तारीख ए हिंद या फिर तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। जो हमारा पहला साहित्य है वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को तारीख ए हिंद या फिर तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह जो साहित्य है वह हमें 11वीं सदी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि 11वीं सदी का भारत कैसा था, 11वीं सदी के भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, 11वीं सदी का ज्ञान विज्ञान कैसा था, इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी हमें इस साहित्य से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। अगर हम बात करें किताबुल हिंद की, तो इस साहित्य की रचना अलबरूनी नामक विद्वान ने किया था। इस साहित्य की रचना अलबरूनी नामक विद्वान ने किया था। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था और यह मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म का रहने वाला था। अलबरूनी जो है मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म का रहने वाला था। अगर हम बात करें अलबरूनी की, तो जैसे पुराण होता है, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, तो अलबरूनी जो है वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी हुआ। और अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इन आक्रमणों के जरिए महमूद गजनवी ने भारत से अकूत संपत्ति की लूट की। महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में 1008 ईस्वी में आक्रमण किया तथा वहां पे मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, जिस वजह से महमूद गजनवी को बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला कहा गया। महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई और लगभग 50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया तथा उसे क्षति पहुंचाई और लगभग 50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
आगे के चैप्टर में हम महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम अगले साहित्य की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगले साहित्य की तो हमारा अगला साहित्य है किताबुल रहला। जो हमारा अगला साहित्य है वह है किताबुल रहला, और यह साहित्य हमें मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो सल्तनतकालीन शासकों में जो सबसे विद्वान शासक हुआ उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनतकालीन शासकों में सबसे विद्वान शासक जो हुआ उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन कहा जाता है कि विद्वान होना काफ़ी नहीं होता है, कभी कभी किस्मत का होना भी जरूरी होता है। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत की बात करें तो इनका किस्मत ऐसा था कि यह सोना को छू दे तो मिट्टी हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक का किस्मत ऐसा था कि यह सोना को भी छू दे तो मिट्टी हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इनकी नीतियों की वजह से जनता इनसे काफ़ी परेशान रही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इनके नीतियों की वजह से जनता इनसे काफ़ी परेशान रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में कृषि के ऊपर 50% तक कर लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में कृषि के ऊपर 50% तक कर लगाने का काम किया, और जिस वर्ष इन्होंने कर लगाया उसी वर्ष अकाल पड़ गया। जिस वर्ष इन्होंने कर लगाया उसी वर्ष अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने वहाँ के किसानों से जबरदस्ती कर की वसूली की। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। बाद में जब दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण तेज हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी से उन आक्रमणों को दबाने में कठिनाइयां होने लगी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गलती को स्वीकार किया और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी नामक इतिहासकार लिखते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो मोहम्मद बिन तुगलक दरबार में कभी कभी बिना कपड़ों के भी चले जाया करते थे। एल्फिस्टन नामक विद्वान लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलों का कुछ अंश है। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलों का कुछ अंश है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें किताबुल रहला साहित्य की तो इस साहित्य को अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। किताबुल रहला साहित्य को अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें इब्न बतूता की तो इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आने वाला देश मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आने वाला देश मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगर हम बात करें इब्न बतूता की तो इब्न बतूता तथा इसका परिवार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इब्न बतूता तथा इसका परिवार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अगर हम बात करें हदीस की तो हदीस इस्लामी कानून होता है और इसका परिवार कुरान तथा हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का
काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था। यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। अगर हम बात करें अगले साहित्य की तो हमारा अगला साहित्य है तबकात ए नासरी। जो हमारा अगला साहित्य है वह है तबकात ए नासरी, और यह साहित्य हमें मोहम्मद गौरी से लेकर बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें मोहम्मद गौरी से लेकर बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण करने का काम किया। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत की। अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का जो है पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, और बलबन जो है एक नंबर का चोट्टा शासक, चोट्टा नहीं लेकिन एक नंबर का किम जोंग टाइप का शासक था। बलबन जो है एक नंबर का किम जोंग टाइप का शासक था, यानी कि थोड़ा तानाशाह टाइप का शासक था। बलबन अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता था, यानी कि जो बलबन का विरोध करेगा बलबन उसे जान से मार देगा। बलबन कहता था कि जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पे चला जाता है। जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पे चला जाता है, और मेरी इच्छा होती है कि मैं अपना तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। ऐसा बलबन कहता था। एक नंबर का पागल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है फ्री फोकट में बदनाम है, असल पागल तो बलबन था। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तबकात ए नासिरी साहित्य की, तो इस साहित्य की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया था। इस साहित्य की रचना मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान ने किया था, और मिनहाज उस सिराज नामक जो विद्वान था यह इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान इल्तुतमिश के दरबार में रहा करता था, यानी कि यह जो साहित्य है वह हमें इल्तुतमिश के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें इन शासकों की, तो ये सारे शासक कहीं न कहीं एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है वह इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है किताबुल यामनी। और इस साहित्य की रचना उतबी नामक विद्वान ने किया था। किताबुल यामनी नामक साहित्य की रचना उतबी नामक विद्वान ने किया था। अगर हम बात करें उतबी की, तो उतबी जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहा करता था। उतबी नामक विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहा करता था। वही महमूद गजनवी जिसने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया तथा भारत को लूटने का काम किया। ठीक उसी प्रकार महमूद गजनवी के पिता हुए सुबुक्तगीन ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया तथा भारत को लूटने का काम किया। और यह जो साहित्य है किताबुल यामनी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें महमूद गजनवी तथा उसके पिता सुबुक्तगीन के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के
विषय में जानकारी प्रदान करता है। किताबुल यामिनी जो साहित्य है, यह साहित्य हमें महमूद गजनवी तथा उसके पिता सुबुक्तगीन के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है ताज उल मासीर। हमारा अगला साहित्य है ताज उल मासीर, और यह साहित्य जो है अरबी तथा फारसी दोनों भाषा में लिखा गया था। यह साहित्य अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। अगर हम बात करें इस साहित्य की, तो यह साहित्य हमें 1192 से लेकर 1230 तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें 1192 से लेकर 1230 तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है, यानी कि मोहम्मद गौरी से लेकर इल्तुतमिश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तारीख फिरोज शाही। जो हमारा अगला साहित्य है वह है तारीख फिरोज शाही, और इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी नामक विद्वान ने किया है। इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी नामक विद्वान ने किया है। अगर हम बात करें तारीख फिरोज शाही की, तो यह साहित्य हमें मुख्य रूप से बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वही बलबन किम जोंग वाला बलबन। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और जितना बुरा किस्मत मोहम्मद बिन तुगलक का था, उतना ही अच्छा किस्मत फिरोज शाह तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी नीतियों के कारण उनको पागल कहा गया, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक को इनकी नीतियों के कारण इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक को उनकी नीतियों के कारण सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनका दाम बहुत कम था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जनता ने कभी भी अकाल नहीं देखा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जनता ने कभी अकाल नहीं देखा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जनता थी वह काफ़ी संतुष्ट थी, काफ़ी खुश थी। अगर हम बात करें अगला साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तारीख फतवा ए जहांदारी। जो हमारा अगला साहित्य है वह है फतवा ए जहांदारी, और इस साहित्य की भी रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही किया गया। इस साहित्य की रचना भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही किया गया। यह साहित्य भी हमें मुख्य रूप से तुगलक वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फतवा ए जहांदारी जो साहित्य है वह हमें मुख्य रूप से तुगलक वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तारीख ए मुबारक शाही। जो हमारा अगला साहित्य है वह है तारीख ए मुबारक शाही, और इस साहित्य की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान के द्वारा किया गया। इस साहित्य की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान के द्वारा किया गया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान है, वह सैयद वंश के शासनकाल में मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था। सैयद वंश के शासनकाल में मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था। अगर हम बात करें मुबारक शाह की, तो मुबारक शाह ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। मुबारक शाह ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। और तारीख मुबारक शाही नामक जो साहित्य है, यह साहित्य हमें मुख्य रूप से सैयद वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तारीख मुबारक शाही जो साहित्य है, यह साहित्य हमें मुख्य रूप से
सैयद वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। हमारा अगला साहित्य है फुतुहात ए फिरोज शाही। हमारा जो अगला साहित्य है वह साहित्य है फुतुहात ए फिरोज शाही, और इस साहित्य की रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इस साहित्य की रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई नई नीतियों को लागू किया तथा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर कई सारे अभियान किए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई सारी नई नीतियों को लागू किया तथा साम्राज्य विस्तार को लेकर कई सारे सैन्य अभियान किए। अगर हम बात करें फुतुहात ए फिरोज शाही की, तो यह साहित्य हमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन तथा उसके सैन्य अभियानों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुतुहात ए फिरोज शाही जो साहित्य है, यह साहित्य हमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन तथा उसके सैन्य अभियानों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है तारीख ए शाही। और इस साहित्य की रचना अहमद यादगार ने किया है। तारीख ए शाही नामक साहित्य की रचना अहमद यादगार ने किया है। यह साहित्य हमें मुख्य रूप से लोदी वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश के अंतर्गत 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर 1526 ईस्वी में मुगल सत्ता की स्थापना की। अगर हम बात करें अगले साहित्य की, तो हमारा अगला साहित्य है जैनुल अखबार। जैनुल अखबार। और जैनुल अखबार जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना अबी सईद नामक विद्वान ने किया है। जैनुल अखबार नामक साहित्य की रचना अबी सईद नामक विद्वान ने किया है। और यह साहित्य जो है हमें मुख्य रूप से महमूद गजनवी के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वही लुटेरा महमूद गजनवी। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी जो है विद्वान शासक हुआ। एक विद्वान शासक हुआ और महमूद गजनवी विद्वानों को फुल इज्जत दिया करता था, यानी कि विद्वानों को संरक्षण दिया करता था। यही कारण है कि महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, फरूखी जैसे विद्वान रहा करते थे। हमारा अगला तथा अंतिम साहित्य है तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह। अगर हम बात करें इस साहित्य की, तो इस साहित्य की रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तुगलकनामा तथा खजायन उल फुतूह नामक साहित्य की रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो सल्तनत काल में जितने भी महान विद्वान हुए, उन विद्वानों में अगर किसी विद्वान का अग्रिम पंक्ति में नाम आता है, तो वह नाम है अमीर खुसरो का। सल्तनत काल में जितने भी महान विद्वान हुए, उन विद्वानों में अगर किसी विद्वान का सबसे अग्रिम पंक्ति में नाम आता है, तो वह नाम है अमीर खुसरो का। अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो जो है वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। यही कारण है कि हमें उनके साहित्यों से बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यही कारण है
कि हमें उनके साहित्यों से बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यह था हमारा सल्तनत कालीन साहित्य, जिसकी एक एक करके हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो इस चैप्टर से झारखंड सचिवालय के एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम बात करें उस प्रश्न की, तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में था हुमायूं नामा, और इसके जो लेखक का नाम दिया गया था वह था गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी में था किताब उल रेहला, और इसके जो लेखक थे उनका नाम दिया गया था इब्न बतूता। ऑप्शन सी में दिया गया था पादशाह नामा, और इसका जो लेखक का नाम दिया गया था वह था अब्दुल हामिद लाहौरी। और ऑप्शन डी में था किताब उल हिंद, और इसके जो लेखक का नाम दिया गया था वह था अबुल फजल। अगर हम इस दो ऑप्शन को देखें, हुमायूं नामा तथा बादशाह नामा को, तो यह जो दो ऑप्शन है यह मुगल कालीन साहित्य से है। यह जो दो ऑप्शन दिया है वह मुगल कालीन साहित्य से है। लेकिन अगर इन दो ऑप्शनों को देखें तो यह जो दो ऑप्शन है वह सल्तनत कालीन साहित्य से है। और सल्तनत कालीन साहित्य में हमने पढ़ा था कि किताबुल रेहला की जो रचना किया था उस रचनाकार का नाम था इब्न बतूता, तथा किताबुल हिंद साहित्य की जिसने रचना किया था उसका नाम था अल बरूनी। यानी कि जो ऑप्शन डी है वही सही सुमेलित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर होगा डी। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तथा हम अगले क्लास में मिलेंगे एवं मुगल कालीन साहित्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।